Welcome to VLearn, Virtual Learning Network, Session 3 of Research Methods in Business. In this session, we are going to cover research proposal and design, contents of research proposal, research design and components of research design. अब देखिए रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च डिज़ाइन क्या है। रिसर्च प्रपोजल जैसे कि अभी हम पहले भी हमने सेशन में बात की थी, जो कि एक आउटलाइनिंग देता है कि हम रिसर्च में क्या करने वाले हैं। तो रिसर्च प्रपोजल दो तरीके के होते हैं, इंटरनल प्रपोजल्स एंड एक्सटर्नल प्रपोजल्स। इंटरनल प्रपोजल होते हैं, दीज आर द मेमो फ्रॉम रिसर्चर्स टू मैनेजमेंट, जो कि आउटलाइन करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स को एंड रिसर्च डिजाइन को, राइट। इंटरनल प्रपोजल जो होते हैं ये रिसर्चर्स देता है, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसमें कि डिफाइन होता है कि प्रॉब्लम है क्या, किसके रिगार्डिंग वो रिसर्च कर रहा है, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिसर्च की जा रही है और वो क्या रिसर्च डिजाइन फॉलो करेगा, राइट। उसके बाद है एक्सटर्नल प्रपोजल्स। एक्सटर्नल प्रपोजल्स जो है वो सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स होते हैं, दिस सॉलिसिटेड प्रपोजल्स इज ऑफन इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। रिक्वेस्ट जो प्रपोजल्स के अगेंस्ट रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं उसके अगेंस्ट सॉलिसिटेड प्रपोजल्स फॉरवर्ड किए जाते हैं, एंड प्रपोजल इज लाइकली कंपीटिंग अगेंस्ट सेवरल अदर्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट। इस तरीके से इसके जस्ट ऑपोजिट है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स हैज द एडवांटेज ऑफ नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट अदर्स। तो ये दो तरीके के प्रपोजल्स हैं, इंटरनल प्रपोजल्स एंड एक्सटर्नल प्रपोजल्स दैट वी प्रिपेयर अंडर रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अब देखिए हम रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी को। एग्जीक्यूटिव समरी बेसिकली एक ओवरव्यू देती है कि प्रपोजल किस चीज के रिगार्डिंग है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव समरी अलाउज अ बिजी मैनेजर और स्पॉन्सर टू अंडरस्टैंड क्विकली द थ्रस्ट ऑफ द प्रपोजल। तो प्रपोजल किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, प्रपोजल में क्या किया जाएगा, ये चीज़ें हम मेंशन करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी में, जिसमें कि जो एक बिजी मैनेजर जो है वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है, वो एक जस्ट गो थ्रू करके उसको एक रफ आइडिया मिल जाए, एक समराइज्ड फॉर्म में उसको मिल जाए कि प्रपोजल है क्या, व्हाट प्रपोजल इज ऑल अबाउट, राइट। सेकेंड जो चीज़ हम इसमें इंक्लूड करते हैं रिसर्च प्रपोजल में, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So problem statement should be clearly defined here. Problem statement is कि रिसर्च जो की जा रही है वो क्या प्रॉब्लम आई जिससे कि रिसर्च करनी पड़ी, रिसर्च की जरूरत पड़ी, इंफॉर्मेशन को सर्च करने की जरूरत पड़ी, राइट। सो प्रॉब्लम इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, जिससे कि मालूम पड़े कि रिसर्च जो है वो एक सही तरीके से और सही रिसर्च की जा रही है। थर्ड कंटेंट दैट वी इंक्लूड अंडर रिसर्च प्रपोजल इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है रिसर्च। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड अंडर द रिसर्च प्रपोजल। सो इफ प्रपोजल इज फॉर कॉजल स्टडी के लिए अगर प्रपोजल है तो उस केस में ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे इट कैन बी रीस्टेटेड एज अ हाइपोथेसिस, जिसमें अभी हमने केस स्टडी मेथड पढ़ा। केस स्टडी मेथड में हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, हाइपोथिकेशन के बेसिस पे हमारे रिजल्ट्स ड्रॉ आउट होते हैं। हाइपोथेसिस होता है कि हम इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ हुई होगी, राइट। तो कॉजल स्टडी में हम हाइपोथेसिस यूज करते हैं एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा दैट विल बी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट कंटेंट इज लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू इज कि इस जो स्टडी हम कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें पहले क्या स्टडी हुआ है, तो उससे रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन इट एग्जामिन्स द रीसेंट रिसर्च स्टडीज, कंपनी डेटा और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स दैट एक्ट एज अ बेसिस फॉर द प्रपोज्ड स्टडी, राइट।
तो लिटरेचर रिव्यू बताता है, लिटरेचर रिव्यू में रिसर्चर का काम होता है कि उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई स्टडी पहले हो चुकी है या रिसेंटली कोई स्टडी हुई है और कोई कंपनी का डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है या कोई पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बेसिस पे वो अपनी स्टडी, प्रपोज स्टडी को आगे उसके ऊपर काम करता है। मीन्स जो कोई पहले पुराना कलेक्टेड डेटा है उसी के बेस पे फिर वो अपनी स्टडी को आगे उसके ऊपर काम करता है। दैट इज लिटरेचर रिव्यू, examining the previous studies conducted about the problem that the researcher is undertaken. For that he is going for research, right? So this is literature review. Now see research design. अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन क्या है। रिसर्च डिज़ाइन को हम अलग अलग नाम से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि रिसर्च आउटलाइन, रिसर्च प्लान, ब्लूप्रिंट, हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन को, राइट। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? इट्स अ प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड, जिससे कि हम आंसर्स को आंसर्स कर सके टू द रिसर्च क्वेश्चंस. So the plan includes everything the investigator will do, from writing the hypothesis and their operational implications to the final analysis of data. और स्ट्रक्चर क्या बताता है? स्ट्रक्चर होता है इट्स द आउटलाइन, स्कीम क्या होगी, राइट, एंड स्ट्रेटजी बताती है कि क्या मेथड्स हम यूज करेंगे टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा. सो बिगनिंग में हम क्या करते हैं कि एक वेग और टेंटेटिव सा प्लान बनाते हैं, राइट, एंड इट अंडरगोज मैनी मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस. जैसे जैसे स्टडी प्रोग्रेस होती रहती है वैसे वैसे इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होती रहती है, राइट, एंड इनसाइट्स इनटू इट deepen. The working out of plan consists of making a series of decisions with respect to what, why, where, when, who and how of the research. So according we can say research design क्या है? It's the logical and systematic planning and directing of a piece of research, राइट. हम एक प्लान्ड वे में, एक लॉजिकल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में जब हम एक कुछ रिसर्च करते हैं, दैट इज रिसर्च डिज़ाइन. सो ये एक तरीके से प्लान्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा. नाउ सी देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन के यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे काम है. रिसर्च डिज़ाइन इट बेसिकली इट provides the researcher with a blueprint for studying the research questions, right. research questions को study करने के लिए ये एक blueprint provide करता है एक researcher को. next is it dictates the boundaries of research activity, right. तो ये एक research activity किस purview में की जाएंगी, क्या limits होंगी, उस चीज़ को डिक्टेट करता है, उस चीज़ को बताता है. एंड इट ऑल्सो इनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर टू चैनल हिज एनर्जीज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ताकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता हो कि मेरी रिसर्च एक्टिविटी की क्या लिमिट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, वो उसी के अंदर रहकर ही काम करे और उसकी सारे एफर्ट्स जो है टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन हो. नेक्स्ट इज इट आउटलाइंस, ये हमने देख लिया. इट इनेबल्स इन्वेस्टिगेटर्स टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. पोटेंशियल प्रॉब्लम इज कि जो हो सकती है प्रॉब्लम्स, उनको एंटिसिपेट करने में ये हेल्प करता है, राइट. बेसिकली पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. तो इस चीज़ को स्टडी करने में भी रिसर्च डिज़ाइन हेल्प करता है. ऑल्सो देर आर अदर फंक्शंस लाइक it assists the investigator in providing answers to various kinds of research questions. तो research design जो एक study design, it includes a number of component parts which are independent and which demand a series of decisions regarding definition, regarding methods, regarding techniques. So these are some functions in research design.
नाउ सी कंपोनेंट्स क्या है, रिसर्च डिजाइन के क्या कंपोनेंट्स हैं। रिसर्च डिजाइन बेसिकली इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन, राइट। तो जब एक प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट कर ली, रिसर्च प्रॉब्लम एक बार हमने जब सेलेक्ट कर ली, देन इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टू गेट द रिजल्ट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे जिससे कि हम रिजल्ट्स हमें मिल सके। देन हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट इज इट्स स्कोप, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, व्हाट इज द मेथड ऑफ इंक्वायरी, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, हम डेटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस, मैन पावर और ऑर्गेनाइजेशन हमारे को कितना रिक्वायर्ड रहेगा, किस अमाउंट में रिक्वायर्ड रहेगा, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो इन सभी के लिए, इन सभी मैटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन में सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं हमें। सो कंसिडरेशन विच enter into making decisions regarding what, where, when, how much, by what means constitute a plan of study or a study design। तो इसके अंदर जो हम components include करते हैं, सबसे पहला component है need for the study। study करने की ज़रूरत क्या है। it explain the need for and importance of this study, और उसकी relevance क्या है, उसकी importance क्या है, इस चीज़ को हम need for study में cover करते हैं। सेकेंड है रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडीज, दैट मीन्स रिव्यू ऑफ प्रीवियस वर्क डन, राइट। उस टॉपिक पे पहले क्या काम हो चुका है, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड, आइडेंटिफाई गैप्स एंड मेक अ केस फॉर दिस स्टडी एंड जस्टिफाई इट। देन वी हैव टू डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जो कि बताती है कि प्रॉब्लम क्या है इन क्लियर टर्म्स, right? So state the research problem in clear terms and give a title to the study। study को हम एक title देते हैं जिसके regarding हमारी research होती है। then objectives of the study have to be defined, that means what is the purpose of the study, what are the objectives you want to achieve by this study। the statement of objectives जो है, these should not be vague, it must be very specific and focused। next is the formulation of hypothesis। here formulation of hypothesis is conceive possible outcome or answers to the research questions and formulate into hypothesis tests so that they can be tested। that means formulation of hypothesis means हम एक possible outcomes draw एक हम calculate करते हैं कि इन क्वेश्चंस के ये आंसर्स हो सकते हैं, राइट। एंड वी ऑल्सो डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मीन्स जो हमने एजम्पशंस की थी, देन वी डू टेस्ट कि वो एजम्पशंस ठीक है या नहीं है। देन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इट्स स्कोप ऑफ स्टडी। उसमें हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी दे सकते हैं। अगर स्टडी जो है वो हमारी काफ़ी अनकॉमन कॉन्सेप्ट को लेकर के है या अनफेमिलियर टूल को लेकर के है, तो उस केस में वी कैन गो फॉर फैमिलियर टूल्स, वी कैन यूज़ फैमिलियर टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द स्पेसिफिक सेंस। देन स्कोप ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द स्कोप ऑफ स्टडी because the scope decides what is within its purview and what is outside, right। तो स्कोप में हम इंक्लूड करते हैं जोग्राफिकल एरिया, क्या कवर करेंगे, क्या सब्जेक्ट कंटेंट कवर करेंगे और कितना टाइम पीरियड हम कवर करने वाले हैं। सो स्कोप इंक्लूड्स जोग्राफिकल एरिया, कंटेंट स्कोप, chronological scope of the study and territorial area to be covered by the study should be decided। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ओनली दिल्ली का एरिया कवर करना है या नॉर्दर्न स्टेट्स का कवर करना है या फिर ऑल ओवर इंडिया हमें कवर करना है। सो जैसा जितना हमारा कंटेंट का स्कोप रहता है उसी के हिसाब से हम नहीं, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसी के अकॉर्डिंगली हम कंटेंट स्कोप रखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, what are the aspects to be studied, what are the aspects not coming under this, hence it is to be studied। chronological scope में time period selection and its justification is important,
whether the study is at a point of time और लॉन्गिट्यूडनल लाइक 91 से 2003 की है, तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल स्कोप में हम कवर करते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज द सोर्सेज ऑफ डेटा. सोर्सेज ऑफ डेटा में दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन रिसर्च डिजाइन. एट दिस स्टेज द रिसर्चर हैज टू डिसाइड कि वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा. बेसिकली सोर्सेज ऑफ डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स दैट इज वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज field sources, and secondary sources also known as documentary sources. So the data from primary sources are called primary data, and data from secondary sources are called secondary data, right? So researcher has to decide whether to collect from primary source or secondary source. वो कहाँ से collect करे data. So this is about sources of data. Then method of collection, क्या method वो use करेगा. That means after deciding the sources of data for collection, the researcher has to determine the methods to be employed. क्या method वो use करे, census method use करे, sampling method use करे. It depends upon the nature, purpose and scope of the research, and also the time factor and financial resources. Next is the tools and techniques. Tools and techniques that means कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं. लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू, सर्वे, शेड्यूल, क्वेश्चनर. देयर आर वेरियस मेथड्स विच आर यूज्ड एज टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. नेक्स्ट इज द सैम्पलिंग डिज़ाइन. सैम्पलिंग डिज़ाइन इफ इट इज़ अ सैम्पल स्टडी, तो उसके लिए हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. अब उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि सैम्पल साइज़ क्या होगा, सैम्पल्स को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा. दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड अंडर सैम्पलिंग डिज़ाइन. नेक्स्ट इज द डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज द डेटा and information collected. That is data analysis. What simple or advanced statistical techniques are going to be used for analysis and testing of hypothesis so that necessary care can be taken at the collection stage. This is data analysis. Next is the presentation of result of study. That means कि जो हमने results draw out किए हैं हम उसे किस तरीके से present करेंगे, right? How you are going to present the results of the study, how many chapters you are going to cover, what is the chapter scheme. Chapters, their purpose, their titles have to be outlined. Next is the time estimates. Time estimate means what is the time available for this study. कितना टाइम लेगी ये स्टडी, राइट? क्या ये लिमिटेड टाइम के लिए होगी या अनलिमिटेड टाइम के लिए होगी. सो जनरली जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है इट्स अ टाइम बाउंड, राइट? द available or permitted time must be apportioned between different activities and the activities to be carried out within the specified time. फॉर एग्जाम्पल कि रिसर्च डिज़ाइन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चनर 1 मंथ लगेगा, डेटा कलेक्शन के लिए हमें 2 मंथ्स लगेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए 2 मंथ्स लगेंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट इट विल टेक 2 मंथ्स. सो बाय दिस वी हैव टू गिव द टाइम एस्टिमेट्स. देन फाइनेंशियल बजट. द डिज़ाइन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द वेरियस कॉस्ट. कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, sources available to meet them, the expenditures like salaries, printing and stationery, postage, telephone, computer, कितनी secretarial assistance की ज़रूरत होगी. तो this is about financial budget. Then administration of the inquiry. How is the whole thing is to be executed? Who does what and when, right? All these activities have to be organized systematically. Systematically हम इन सब चीज़ों को organize करते हैं. Research personnel have to be identified and they have to be trained.
right? So they must be interested with tasks, the various activities are to be coordinated, and the whole project must be completed as per the schedule. So these are the components that we cover under research design. So रिसर्च डिज़ाइन जो है ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिससे कि रिसर्चर को हेल्प मिलती है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट करे एक्टिविटी को. नॉट नेसेसरली हार्ड एंड फास्ट रूल दैट मस्ट रिमेन अनब्रोकन, येस, but as the study progresses, a new aspects, new conditions, new connecting links come to light and it is necessary to change the plan. ज़रूरी नहीं है जो हमने components बताए हैं यही सारे components include हो और इसी तरीके से चलना है, but yes, जैसे जैसे study progress करती है, जैसे जैसे external environment में changes आते हैं, उसी तरीके से वो changes भी हमें अपनी study में include करने होंगे. So a universal characteristic of any research plan is flexibility. So it depends upon the method of research. The designs are also known as survey design, case study design, observation design and experimental design. So by this we are ending up the session. There is one exercise. One is what is research design, first question, and second question is explain the components of research design. So we are winding up here. Thank you very much. Happy learning. We learn.